कुछ बहसें सच के लिए होती हैं और कुछ सिर्फ जीतने के लिए। लेकिन अगर कोई हर बहस जीतता है, हर तर्क को मोड़ लेता है अपने पक्ष में, तो सवाल उठता है, कैसे? क्या वह ज्यादा बुद्धिमान है या उसने सीख रखी है कोई छुपी हुई कला? एक किताब है जिसके पन्नों में छिपे हैं 28 ऐसे मनोवैज्ञानिक हथियार जो किसी भी तर्क को तोड़ सकते हैं, सामने वाले को भ्रम में डाल सकते हैं और हार को भी जीत जैसा दिखा सकते हैं। आर्थर शोपेनहावर, एक दार्शनिक जिसने तर्क को नैतिकता से अलग देखा और सिखाया कि बहस जीतने के लिए सही होना जरूरी नहीं, बस चालाक होना काफी है। आज हम उस रहस्यमयी किताब की परतें खोलने जा रहे हैं, जहां शब्दों से नहीं दिमाग से खेला जाता है, जहां हर तर्क एक जाल है और हर जवाब एक मोहरा। क्या आप तैयार हैं उस खेल का हिस्सा बनने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग राइट। चैप्टर 1, स्ट्रैटेजेमाई, द एक्सटेंशन, स्ट्रॉमैन, फॉल्सी। क्या आपने कभी किसी से कामली बात की हो और अचानक उन्होंने आपकी बात को इतना ट्विस्ट कर दिया कि आप खुद सोचने लगे, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। आर्थर शोपेनहावर अपने पहले चैप्टर में इसी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, द एक्सटेंशन, जिसे आज हम स्ट्रॉमैन फॉल्सी के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक का मकसद सिंपल है, आप जो कह रहे हैं उसे डायरेक्टली आंसर ना करके उसे इतना एग्जैजरेट या डिस्टॉर्ट कर देना कि वो रिडिकुलस लगे और फिर उस ट्विस्टेड वर्जन पर हमला करना। मान लीजिए कोई कहता है स्कूल्स मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, एक बहुत वैलिड और सेंसिबल बात, लेकिन सामने वाला जवाब देता है, ओह तो अब टीचर्स थेरेपिस्ट बनेंगे, क्लास बंद करके सबको काउंसलिंग ही करवाई जाएगी। असली बात थी मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, लेकिन उस पॉइंट को खींचकर मजाक बना दिया गया। यही है द एक्सटेंशन। एक और एग्जाम्पल, कोई कहता है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज कंट्रोल करने के लिए थोड़ी रेगुलेशन होनी चाहिए। सामने वाला बोलता है, मतलब तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हो, सबका मुंह बंद कराना चाहते हो। फिर वही बात, ओरिजिनल बात को छोड़ा गया और एक नया स्ट्रॉमैन क्रिएट कर दिया गया। अब एक फूड रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कहता है रेड मीट कम खाना हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। जवाब आता है, ओ तो अब बर्गर्स बैन कर दो, सबको वीगन बना दो। यह एग्जैजरेशन एक बार फिर ध्यान भटका देता है। एक और, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और स्ट्रांग बनाना चाहिए। जवाब, तो अब तुम चाहते हो कि सब लोग अपनी कार्स छोड़ दें और बस पकड़े। यह जवाब उस मेन पॉइंट को इग्नोर कर देता है और एक एक्सट्रीम वर्जन बना देता है जिसे रिजेक्ट करना इजी होता है। रिलेशनशिप में भी यह ट्रिक चलती है। कोई कहे, मुझे लगता है हम लेटली कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जवाब, मतलब अब मैं तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता। सिंपल कंसर्न को इमोशनल गिल्ट ट्रिप में बदल दिया गया। शोपेनहावर ने इस स्ट्रेटेजी को सबसे पहले रखा क्योंकि यह सबसे ज्यादा कॉमन और पावरफुल ट्रिक है आर्ग्यूमेंट में। ऑडियंस को कंफ्यूज करना आसान होता है और अपोनेंट को ऐसी बात का डिफेंस करना पड़ता है जो उसने कहा ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपकी बात का जवाब कुछ अजीब ट्विस्ट करके दे, पॉज करो, सोचो, क्या वह मेरी एक्चुअल बात पर रिएक्ट कर रहे हैं या किसी ट्विस्टेड स्ट्रॉमैन वर्जन पर? क्योंकि अगर आप ये ट्रिक पहचान लोगे तो आप कभी बेवजह डिफेंड नहीं करोगे खुद को। चैप्टर 2, स्ट्रेटजम 2, होमोनिमी। कभी कभी बहस में लोग तर्क से नहीं, शब्दों के खेल से जीतने की कोशिश करते हैं। यही है आर्थर शोपेनहावर का दूसरा अध्याय, होमोनिमी यानी भाषा के दोहरे अर्थ का इस्तेमाल। इस युक्ति में सामने वाला जानबूझकर ऐसे शब्द पकड़ता है जिनके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं और फिर आपके असली मतलब को छोड़कर किसी और अर्थ पर हमला करता है। इसका मकसद होता है बात को भ्रमित करना, तर्क को तोड़ना और दर्शकों को उलझा देना। उदाहरण के तौर पर कोई कहता है हर इंसान को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब सामने वाला कहता है धर्म, तो फिर क्या कोई हिंसक पंथ को भी अपना सकता है? तुम हिंसा का समर्थन कर रहे हो। यहां धर्म शब्द के अर्थ को मोड़ दिया गया। असली बात आस्था की थी, लेकिन उसे हिंसक विचारधारा बना दिया गया। दूसरी स्थिति में कोई कहे शिक्षा में अनुशासन जरूरी है। विपक्षी बोले, ओह तो अब बच्चों पर सख्ती करके उन्हें डराना चाहते हो। यहां अनुशासन को दमन में बदल दिया गया। शब्द वही है, लेकिन अर्थ बदलते ही बात का स्वरूप भी बदल गया। एक और उदाहरण लीजिए,
कोई बोले लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने की पूरी आजादी होनी चाहिए। सामने वाला बोले तो फिर कोई भी कुछ भी बकवास बोले और नफरत फैलाए, यह भी सही है तुम्हारे हिसाब से? आजादी शब्द को जानबूझकर ऐसे मोड़ दिया गया जैसे वह बिना जिम्मेदारी के कुछ भी कहने की छूट हो। इसी तरह अगर कोई कहे सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, तो सामने से जवाब आए तो क्या एक अपराधी और एक ईमानदार नागरिक को भी एक जैसा माना जाएगा? यहाँ बराबरी का मतलब ही पूरी तरह पलट दिया गया। और एक निजी संबंध का उदाहरण, कोई कहे मैं अकेलापन महसूस करता हूं, जवाब आता है मतलब मैं अब तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। यहां अकेलापन के भावनात्मक अर्थ को तुमसे असंतोष में बदल दिया गया। शोपेनहावर कहते हैं कि इस युक्ति में व्यक्ति आपके शब्दों का नहीं, उनके दूसरे अर्थों का जवाब देता है। यानी लड़ाई बात की नहीं, व्याख्या की होती है। यह एक चालाकी भरा तरीका है जो बहस को वास्तविक मुद्दों से भटका देता है। ये सामने वाले को उलझन में डालता है और दर्शकों को भ्रमित करता है। तो अगर आप महसूस करें कि आपकी बात को ऐसे मोड़ा जा रहा है जो आपने कहा ही नहीं, तो सतर्क हो जाइए। शब्द वही हो सकते हैं, लेकिन मतलब कौन सा निकाला जा रहा है यह बहस की दिशा तय करता है। शब्दों की ताकत वही है जो चाकू की। सही इस्तेमाल करें तो इलाज, गलत करें तो जख्म। और बहस में कई लोग जानबूझकर जख्म देना चुनते हैं। चैप्टर 3 स्ट्रेटजम वी फॉल्स प्रपोजिशंस। कभी आपने किसी बहस में महसूस किया है कि सामने वाला बिना किसी ठोस आधार के कुछ कहता है और फिर उसी आधार पर पूरी बहस खड़ी कर देता है? यही है आर्थर शोपेनहावर का तीसरा अध्याय, फॉल्स प्रपोजिशंस, यानी झूठे प्रस्ताव पेश करना और फिर उन पर तर्क बनाना। इस युक्ति में व्यक्ति पहले झूठी या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है और फिर उसी के आधार पर अपना तर्क गढ़ता है। असल में वह आपके सामने एक ऐसा गलत प्रस्ताव रखता है जो सच नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे वही सही है। फिर इसी झूठे प्रस्ताव को वह अपनी पूरी बहस का आधार बना लेता है। न मान लीजिए कोई कहे धूम्रपान से कोई नुकसान नहीं होता, यह सिर्फ एक अफवाह है। यहाँ कोई ठोस प्रमाण या शोध नहीं है, बस एक झूठी बात फैलाई गई। फिर उसी झूठी बात पर आधारित तर्क आता है, इसलिए हमें धूम्रपान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं। कोई कहे सभी सरकारें हमेशा जनता का भला चाहती हैं। यह एक झूठा प्रस्ताव है, क्योंकि इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां सरकारों ने अपनी जनता के अधिकारों का उल्लंघन किया। लेकिन फिर इसी झूठे प्रस्ताव के आधार पर बहस शुरू हो जाती है, जैसे अगर सरकार का उद्देश्य हमेशा जनता का भला है तो फिर हर सरकारी कदम सही ही होगा। यहां बात सही नहीं थी, लेकिन उसी झूठ पर तर्क का पूरा ढांचा खड़ा किया गया। अब अगर कोई कहे हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, यह एक गलत प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स और आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा का स्तर कई जगहों पर घटिया है। लेकिन इसके बाद यही तर्क चलता है, चलिए अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो हम शिक्षा सुधार के लिए कोई कदम क्यों उठाएं? इसी तरह कोई कहे दुनिया में सभी लोग अपने धर्म का पालन सही तरीके से करते हैं। ये एक अतिशयोक्ति और गलत प्रस्ताव है, क्योंकि हर धर्म का पालन अलग अलग तरीके से होता है और कहीं ना कहीं विवाद होते हैं। फिर इसी आधार पर कहा जाता है तो हमें धार्मिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर धर्म को सही तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ एक गलत प्रस्ताव को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार कोई कहे सब लोग किसी न किसी रूप में भगवान में विश्वास करते हैं। ये एक झूठा प्रस्ताव है, क्योंकि नास्तिकों की संख्या भी बहुत है। लेकिन फिर उसी आधार पर यह तर्क किया जाता है, जब सब लोग विश्वास करते हैं तो फिर धार्मिक विवादों का कोई आधार नहीं है। शोपेनहावर के अनुसार यह युक्ति इस तरह काम करती है कि झूठा प्रस्ताव जो पहले से एक विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसे लोग सच्चाई समझने लगते हैं और फिर उसी पर तर्क करना शुरू कर देते हैं। यह एक चाल है जो दर्शकों को भ्रमित करने के लिए बनाई जाती है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने एक झूठी बात पेश करें और उसी पर तर्क करने लगे, तो सतर्क हो जाइए।
झूठे प्रस्ताव पर खड़ा तर्क कभी भी सही नहीं हो सकता, और जब तक आप इसे पहचान नहीं लेंगे तब तक बहस उसी झूठी नींव पर खड़ी रहेगी। चौथी किताब स्ट्रेटजम 6 पोस्टुलेट व्हाट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी बात को बिना किसी प्रमाण के सच मानकर उसे आगे बढ़ाता है? यह शोपेनहावर का चौथा अध्याय है, पोस्टुलेट व्हाट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, यानी बिना प्रमाण के किसी चीज को सच मान लेना और उसी पर तर्क करना। इस युक्ति में व्यक्ति एक धारणा या सिद्धांत को बिना किसी ठोस सबूत के सही मान लेता है और फिर उसी पर अपनी पूरी बहस की नींव रखता है। इसका मकसद है कि सामने वाले को उस असिद्ध या अस्थिर विचार को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। उदाहरण, कोई कहे, यह सिद्ध है कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन जरूर है, यहां कोई प्रमाण नहीं दिया गया, बस एक बात को बिना किसी प्रमाण के सही मान लिया गया। फिर उसी आधार पर तर्क आता है, अगर जीवन है तो हमें उसकी खोज करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाहरी अंतरिक्ष में जीवन का अस्तित्व वास्तव में साबित हो चुका है? एक और उदाहरण लें, कोई कहे, यह निश्चित है कि अगले साल हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह एक बिना प्रमाण के दावा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। फिर उसी दावा पर बहस की जाती है, अगर स्थिति सुधरेगी तो हमें और ज्यादा निवेश करना चाहिए। यहां वह दावा किया गया है जो न साबित हुआ है और उस पर आधारित तर्क चलाया जा रहा है। इसी तरह कोई कहे, सभी वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि यह दवा प्रभावी है। यह एक अस्थिर दावा है, क्योंकि हो सकता है कि यह सबूत अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुए हों। लेकिन फिर उसी के आधार पर कहा जाता है, तो इस दवा का उपयोग हर किसी को करना चाहिए। यहां बिना सबूत के विश्वास किया जा रहा है और उस विश्वास को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। एक और उदाहरण लीजिए, कोई कहे, यह स्पष्ट है कि हमारा समाज धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी उस पर आधारित तर्क किया जाता है, अगर हम बेहतर हो रहे हैं तो हमें और सुधार की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी बिना किसी प्रमाण के एक बात को सच मानकर उस पर तर्क का आधार बनाया जा रहा है। आखिर में कोई कहे, हर व्यक्ति को अपनी सोच स्वतंत्र रूप से रखने का अधिकार है। यह एक मान्यता हो सकती है, लेकिन क्या यह सच में सिद्ध हुआ है? फिर उसी पर यह तर्क किया जाता है, क्योंकि यह अधिकार है, हमें इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। यहां बिना सबूत के उस विचार को सच मान लिया गया और उसी पर तर्क किया गया। शोपेनहावर का कहना है कि यह युक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम किसी चीज को सच मान लें और उस पर बिना प्रमाण के अपनी बातों का आधार बनाएं। यह एक ऐसी चाल है जो बहस को सिर्फ धारणा और अस्थिर विश्वास पर आधारित कर देती है, जबकि असल में हमें किसी भी विचार को साबित करके ही स्वीकार करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई बिना प्रमाण के कोई बात सच मानकर उसे तर्क के रूप में पेश करें, तो उस पर सवाल उठाइए। प्रमाण की कमी में कभी भी तर्क मजबूत नहीं हो सकता, और जब तक आप इसे पहचान नहीं लेंगे, यह चाल लगातार काम करती रहेगी। चैप्टर 5 स्ट्रेटजम 8 अपने विरोधी को क्रोधित करें। बहस में जीत सिर्फ तर्क से नहीं होती, कभी कभी सामने वाले को उसके संतुलन से गिराना भी एक युक्ति होती है। शोपेनहावर के अनुसार जब आप अपने प्रतिद्वंदी को गुस्सा दिला देते हैं तो वह अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और यहीं से आप उस पर हावी हो सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि बहस जीतने के लिए कई लोग जानबूझकर सामने वाले को भड़काते हैं। उनकी बातों में ऐसा तिरस्कार, व्यंग्य या उलझन भरा होता है जिससे सामने वाला भावनात्मक रूप से बिखर जाए। गुस्से में इंसान बेवजह बोलता है, गलती करता है और सबसे बड़ी बात, वह अपना तर्क छोड़ देता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई कहे, तुम्हें इस विषय की समझ नहीं है, इसलिए तुम्हारा मत मायने नहीं रखता। यह बात तर्क से नहीं बल्कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कही गई है। इससे वह चिढ़ सकता है और जब वह चिढ़ेगा तो गुस्से में बहस का रास्ता भूल जाएगा। दूसरी स्थिति में कोई बोले, तुम जैसे लोगों की वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा। यह एक सामान्य वाक्य नहीं बल्कि एक भावनात्मक हमला है जिससे सामने वाला खुद को अपमानित महसूस करे और बौखला जाए।
गुस्से में उसकी बात का प्रभाव भी कम हो जाता है। कभी कभी लोग आपके विचार को मजाक बनाकर पेश करते हैं, जैसे यह बात तो कोई बच्चा भी नहीं कहेगा, क्या तुम गंभीर हो। यह सुनकर सामने वाला खुद को साबित करने में इतना खो जाता है कि असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। वह अपनी बात नहीं, अपने गुस्से का जवाब देने में लग जाता है। एक और चाल ये होती है जानबूझकर निजी टिप्पणी करना, जैसे कोई कहे तुम हमेशा यही करते हो, बिना सोचे बोलते हो। यह बात आपके विचार पर नहीं, आपके व्यक्तित्व पर हमला करती है। ऐसे में बहुत से लोग आपा खो बैठते हैं और बहस हार जाते हैं, भले ही उनका तर्क मजबूत हो। शोपेनहावर कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसा मन का जाल है जिसमें गिरते ही इंसान हार की ओर बढ़ता है। जो बहस पहले दिमाग से चल रही थी, वह अब भावनाओं की लड़ाई बन जाती है, और जहां तर्क छोड़कर भावना आ जाए, वहां जीतना आसान हो जाता है। तो अगर कोई आपको बहस में बार बार चिढ़ाने लगे, व्यक्तिगत बातें करने लगे या आपकी बातों का मजाक उड़ाए, तो समझ जाइए यह युक्ति नंबर 8 है। आपका जवाब तर्क से दीजिए, गुस्से से नहीं, क्योंकि जिस दिन आप भावनाओं में बह गए, उस दिन आप बहस तो क्या, खुद को भी हार सकते हैं। चैप्टर 6 स्ट्रैटेजम 11 पुट योर ओपोनेंट इन अ कैटेगरी। बहस में सामने वाले को हराना सिर्फ उसकी बातों को काटने से नहीं होता, कभी कभी उसकी बातों को किसी ऐसे समूह से जोड़ देना जो पहले से ही लोगों को नापसंद हो, यह भी एक बहुत गहरी चाल होती है। शोपेनहावर इसे कहते हैं पुट योर ओपोनेंट इन अ कैटेगरी, यानी सामने वाले की बात को ऐसा रूप देना कि लगे वह किसी बेकार, बेतुके या निंदनीय सोच का हिस्सा है। असल मुद्दे पर बहस करने के बजाय उसकी बात को लेबल कर दो, एक ऐसा लेबल जिससे लोग खुद ही उसका विरोध करने लगे। मान लीजिए कोई शांतिपूर्वक कह रहा है कि सरकार की कुछ नीतियां जनता के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अब इसका जवाब कुछ यूं दिया जाता है, अरे तुम भी उन अराजक लोगों जैसे हो जो हर बात में विरोध करते हैं। यहां तर्क पर चर्चा नहीं हुई, बस उस इंसान को एक डिसलाइक कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि बाकियों को लगे कि वह गलत है। एक और उदाहरण देखें, कोई कहे मुझे लगता है कि हमें परंपराओं को लेकर थोड़ा लचीलापन रखना चाहिए। जवाब आता है, तुम भी वही हो जो पश्चिमी सभ्यता के गुलाम बन चुके हो। फिर से असली बात पर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ उसे एक कैटेगरी में डालकर बदनाम कर दिया गया। इस युक्ति की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह लोगों की सोच को नियंत्रित करती है। जब किसी को एक ऐसे समूह से जोड़ दिया जाता है जिसे लोग पहले से ही नापसंद करते हैं, जैसे एक्सट्रीमिस्ट, फेक इंटेलेक्चुअल, एंटी नेशनल या कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, तो उसके पास खुद को साबित करने से पहले खुद को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कभी कभी यह बहुत ही सलीके से छुपे हुए तरीके से होता है, जैसे कोई कहे तुम्हारी सोच भी अब उन कॉन्स्पिरेसी वालों जैसी हो गई है क्या। इस तरह एक जायज सवाल को भी मजाक या शक के दायरे में डाल दिया जाता है। शोपेनहावर कहते हैं यह युक्ति बहस को तर्क की जगह छवि या इमेज की लड़ाई बना देती है। अब बहस यह नहीं होती कि कौन सही है, बहस यह बन जाती है कि कौन किस ग्रुप का हिस्सा है, और जो लेबल चिपक जाए उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब कोई आपकी बात को गलत साबित करने के बजाय आपको किसी ग्रुप या कैटेगरी से जोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि तर्क नहीं, चाल चल रही है। और इस चाल का जवाब सिर्फ एक है, वापस असली मुद्दे पर ले आइए। कहिए मैं किस ग्रुप का हूं वह बाद में देखेंगे, पहले मेरी बात पर तर्क करो। चैप्टर 7 स्ट्रैटेजम 14 क्लेम विक्ट्री। डिस्पाइट डिफीट, बहस में जीत हमेशा तर्क से नहीं होती, कई बार जीत दिखावे से होती है। शोपेनहावर इस चाल को कहते हैं क्लेम विक्ट्री डिस्पाइट डिफीट, यानी हारने के बाद भी ऐसे पेश आओ जैसे तुम जीत चुके हो। इस युक्ति का असली कमाल होता है आत्मविश्वास दिखाना, चाहे आपकी बात में दम ना भी हो। जब आप बहस में साफ हार चुके हो, तर्क जवाब दे चुके हो, पर फिर भी आप मुस्कुराते हुए शांत आवाज में और दृढ़ता से कहें मुझे लगता है बात अब साफ हो चुकी है, तो देखने सुनने वाले अक्सर मान लेते हैं कि शायद आप ही सही थे। मान लीजिए बहस में आपसे पूछा गया क्या आपके पास इसका कोई सबूत है। आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन आप मुस्कुराकर कह देते हैं
मुझे लगता है आपने मेरी बात को अच्छे से समझ लिया है। अब इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब देखने वालों को लगेगा कि शायद आप जीत गए, क्योंकि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह बात की। एक और उदाहरण लें। कोई आपकी बात का साफ जवाब दे देता है, तर्क से काट देता है, पर आप कहते हैं, देखिए मेरी बात लोगों तक पहुंच गई, यही काफी है। यानी आपने जीत को नतीजे से नहीं बल्कि प्रभाव से जोड़ दिया। अब बहस हारने के बाद भी आप ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें लोग सोचें शायद इसका भी कुछ पॉइंट था। शोपेनहावर बताते हैं कि यह युक्ति मन और माहौल पर कब्जा कर लेती है। सच यह है कि आपने हार मान ली होती है, लेकिन उस हार को इतने सलीके और स्टाइल से पेश किया जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हार किसकी हुई। कभी कभी तो सामने वाला तर्कों से आपको ध्वस्त कर देता है, पर आप अंत में सिर्फ इतना कहते हैं, आपकी बातें दिलचस्प थीं, लेकिन मेरा पक्ष पहले जैसा ही मजबूत है। यह सुनते ही लोग उलझ जाते हैं। क्या सच में? असल में यह युक्ति लोगों की स्मृति और ध्यान को भटकाने का काम करती है। लोगों को आखिर में याद रहता है कौन ज्यादा शांत था, किसने घबराहट नहीं दिखाई और किसने खुद को मजबूत दिखाया। तो अगली बार जब आप बहस में फंस जाएं, तर्क हार जाएं, लेकिन आत्मविश्वास बचा हो, तो याद रखिए आप अभी भी लोगों की नजरों में जीत सकते हैं, क्योंकि बहस का आखिरी प्रभाव ही सबसे बड़ा असर छोड़ता है। चैप्टर 8 स्ट्रेटेजियम 70 इंटरप्ट। ब्रेक द फ्लो बहस में जीत का एक बड़ा हथियार होता है सामने वाले की रफ्तार तोड़ना। शोपेनहावर इसे कहते हैं इंटरप्ट ब्रेक द फ्लो, यानी बहस के दौरान बार बार टोकना ताकि सामने वाला अपनी बात पूरी तरह से रख ही ना पाए। जब कोई व्यक्ति अपने तर्क को संतुलित और धारा की तरह आगे बढ़ा रहा हो, तब उसे बार बार रोक देना, बीच में बोल पड़ना, सवाल डालना या उसका वाक्य अधूरा छोड़ देना, यह सब मिलकर उस इंसान की सोचने और समझाने की रफ्तार बिगाड़ देते हैं। मान लीजिए कोई शांति से बोल रहा है, मैं कहना चाह रहा था कि, आप बीच में बोल पड़ते हैं, पहले यह बताओ कि यह बात तुम किस आधार पर कह रहे हो। सामने वाला रुक गया, उसका फ्लो टूट गया। अब वह फिर से शुरू करेगा, लेकिन उस गति, उस फ्लुएंसी से नहीं। और यही इस युक्ति का कमाल है। एक और तरीका है, जब सामने वाला कोई तर्क रखे, आप तुरंत बीच में बोलें, नहीं नहीं यह तो पुरानी बात है, या कहें, अरे यह तर्क तो कई बार गलत साबित हो चुका है। भले ही यह सच ना हो, पर सामने वाला रुक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी पूरी बात बिखर सकती है। शोपेनहावर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी थॉट चेन में होता है तो वह लॉजिकल और प्रभावशाली ढंग से बोलता है, लेकिन बार बार टोकने से उसकी मेंटल रिदम टूट जाती है और जब वह बार बार शुरू करने की कोशिश करता है तब तक उसका आत्मविश्वास भी हिल चुका होता है। कभी कभी तो लोग यह युक्ति जानबूझकर एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला जैसे ही कोई मजबूत पॉइंट लाने लगता है, तुरंत बोल पड़ते हैं, सुनिए मैं आपको वहीं रोकता हूं, या आपने एक बात गलत कही थी, पहले उस पर बात करते हैं। अब सामने वाला अपने मेन पॉइंट पर ही नहीं आ पाता और पूरी बहस में उलझा रह जाता है। इस युक्ति का असर सामने वाले पर ही नहीं, देखने सुनने वालों पर भी होता है। वे सोचते हैं कि शायद वह व्यक्ति इतना इंटरप्ट किया जा रहा है क्योंकि उसकी बात में दम नहीं है, जबकि असल में वह बोल ही नहीं पा रहा। तो अगर बहस में कोई आपको बार बार टोक रहा है, आपकी बात पूरी नहीं होने दे रहा, आपको हर पॉइंट पर रोक रहा है, तो समझ जाइए यह है स्ट्रेटेजियम 17। इसका मुकाबला करना है तो जरूरी है कि आप शांति से लेकिन मजबूती से कहें, कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। चैप्टर 9 स्ट्रेटेजियम XXV यूज ऑब्सर्डिटी बहस में अगर सामने वाले की बात को सीधे काटना मुश्किल हो तो क्या करो। शोपेनहावर कहते हैं, उसकी बात को इतना खींचो, इतना घुमाओ कि वह खुद ही हास्यास्पद यानी ऑब्सर्ड लगने लगे। यही है स्ट्रेटेजियम XXV यूज ऑब्सर्डिटी। सामने वाले के तर्क को इतनी दूर तक ले जाओ कि उसकी बात खुद ब खुद बेवकूफ़ी जैसी सुनाई देने लगे। मान लीजिए कोई कह रहा है, हमें सभी को अपनी राय खुलकर रखने का हक मिलना चाहिए। अब आप कह सकते हो, तो फिर क्या बच्चा भी स्कूल में टीचर को बोले कि तुम गलत हो? क्या सबको हर समय कुछ भी बोलने का लाइसेंस दे दिया जाए? यानी असली बात से हटकर उसे एक ऐसी स्थिति तक ले जाओ जहां वह तर्क अजीब या खतरनाक लगने लगे। एक और उदाहरण, कोई कह रहा है,
हमें टैक्स कम करना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिले। आप जवाब देते हो तो क्यों ना सब टैक्स ही बंद कर दें, फिर अस्पताल, सड़कें, स्कूल कौन बनाएगा? देखा, अब असली बात पर चर्चा ही नहीं रही। बहस को अतिरिक्त एग्जैजरेशन में धकेल कर मजाक का रूप दे दिया गया। शोपेनहावर इसे एक सोची समझी चाल मानते हैं। इसका मकसद है सामने वाले की बात को इतना खींच दो कि वह खुद ही लॉजिक से हट जाए। लोग फिर उस बात को गंभीरता से नहीं लेते बल्कि हंसने लगते हैं या उसे अप्रासंगिक, इररेलेवेंट मान लेते हैं। कभी कभी तो इस युक्ति को इतने सटल ढंग से इस्तेमाल किया जाता है कि देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि असली मुद्दा क्या था। जैसे कोई कहे, हमें अपनी संस्कृति में बदलाव की जरूरत है, और आप जवाब दो, मतलब अब मंदिर भी नाइट क्लब बन जाए। यहां भी तर्क का मूल रूप बिगाड़ कर उसे एक अजीब और डरावनी दिशा में मोड़ दिया गया। इस स्ट्रेटजी में तर्क परवार नहीं होता बल्कि तर्क की छवि परवार होता है। लोगों की परसेप्शन बदली जाती है। उन्हें लगता है कि अगर इस बात का मतलब यह हो सकता है तो फिर यह तर्क ही गड़बड़ है। लेकिन असल में आपने सामने वाले की बात को बदलकर घुमा फिरा कर विकृत, डिस्टॉर्ट कर दिया। अब वह चाहे जितना समझाए कि मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं था, पर ऑडियंस तक पहले ही एक अब्सर्ड इमेज पहुंच चुकी होती है। तो अगर कोई आपकी बात को ऐसा घुमा दे कि वह मजाक लगे, अतार्किक लगे या खतरनाक लगे, तो समझ जाइए कि आप पर चल रहा है स्ट्रेटिज्म 25। इससे बचने का एक ही तरीका है, फोकस लौटाओ अपनी असली बात पर और साफ कहो, मैंने जो कहा उसका मतलब वह नहीं है जो आपने बना लिया है। चलिए बात मूल मुद्दे पर करते हैं। चैप्टर 10, स्ट्रेटिज्म X6 अबाव पर्सनल अटैक्स एड होमिनम। जब किसी की बात का जवाब तर्क से न मिले तो क्या करो? उस इंसान पर वार करो, उसकी बातों पर नहीं। यही है स्ट्रेटिज्म X6 पर्सनल अटैक्स, जिसे लॉजिक की दुनिया में कहते हैं एड होमिनम। शोपेनहावर कहते हैं यह युक्ति बहस के सबसे नीचे स्तर पर आती है, लेकिन कई बार सबसे ज्यादा असर भी करती है। इसका मकसद होता है सामने वाले की क्रेडिबिलिटी तोड़ देना, ताकि उसकी बातों को लोग पहले ही गंभीरता से न लें। मान लीजिए कोई बहस में कह रहा है, हमें समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आप सीधे उसकी बात का जवाब न देकर कह दो, तुम कौन हो बोलने वाले, तुम्हारे तो खुद के रिश्तेदार जेल में हैं। देखा, अब बात भ्रष्टाचार पर नहीं रही, ध्यान हट गया मुद्दे से और चला गया व्यक्ति के ऊपर। या फिर कोई कहे शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है, आप कहें तुमने खुद कितनी पढ़ाई की है जो शिक्षा पर राय दे रहे हो। यानी लॉजिक को नहीं काटा, इंसान को छोटा दिखाकर उसकी बात को कमजोर कर दिया। शोपेनहावर मानते हैं कि एड होमिनम हमला तब होता है जब इंसान के पास जवाब नहीं बचता। यह युक्ति सामने वाले को डिफेंसिव मोड में डाल देती है। अब वह अपने विचार डिफेंड करने के बजाय खुद को बचाने लगता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी आमतौर पर राजनीति, मीडिया और ऑनलाइन डिबेट्स में बहुत दिखती है। तर्क नहीं चाहिए, कैरेक्टर असैसिनेशन ही काफी है। और जब ऑडियंस को लगता है कि यह आदमी गड़बड़ है, तो उसके तर्क बिना सोचे ही डिसमिस कर दिए जाते हैं। कभी कभी एड होमिनम इतने स्मार्ट ढंग से किया जाता है कि सुनने वालों को लगता है शायद इस आदमी की बात में वाकई दम नहीं है, जबकि उसका पर्सनल बैकग्राउंड, उसका अपीयरेंस या उसका पास्ट उसके तर्क से कोई लेना देना नहीं रखता। मान लीजिए कोई डॉक्टर कह रहा है स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है, और आप कहें तुम तो खुद स्मोकर हो। अब आपने एक वैलिड बात को सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि कहने वाला फ्लॉड है। तो जब भी बहस में सामने वाला आपकी बात की बजाय आप पर हमला करे, आपके लुक्स, पास्ट या पर्सनल लाइफ को बहस में घसीटे, तो समझ जाइए यह है स्ट्रेटिज्म X7 पर्सनल अटैक। इसका सामना करने का तरीका है शांति से कहना, मेरी बात को मेरे व्यक्तित्व से मत आंकिए, तर्क पर चर्चा कीजिए। इस युक्ति का मकसद होता है बात से ध्यान हटाना और इंसान पर उंगली उठाना। पर याद रखिए, तर्क किसी के नाम, काम या शक्ल से नहीं, उसकी सोच से मजबूत होता है। अगर आपको ऐसी ही और स्ट्रेटजी जाननी है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम लाते हैं शोपेनहावर की थिंकिंग और डिबेट टेक्निक्स सरल भाषा में आपके लिए। सब्सक्राइब करें, सीखें और सोचने की नई दिशा पाएं।